हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अविरत मीन्स लगातार प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, बिना रुके प्रदर्शन करती हैं। जो बिना रुके विद्युत क्षेत्र की दिशा को लगातार बताती हैं, उन रेखाओं को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी क्यों जरूरी है? क्योंकि पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश। और हमें जब वो सदिश राशि है तो उसकी क्या चाहिए? हमें दिशा चाहिए। ठीक है, और दिशा निकलती है किससे? विद्युत बल रेखाओं से। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, विद्युत बल रेखाएं। ये यूपी बोर्ड का लेक्चर नंबर 5 है बच्चों, विद्युत बल रेखाएं। लेक्चर नंबर 5 है और अभी 2 से 3 लेक्चर और इसकी थ्योरी में लगेंगे, फिर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ठीक है, ये क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, क्या कहलाती हैं? विद्युत बल रेखाएं। तो ये क्या बताएंगे बच्चों? विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करने वाली रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, क्योंकि काल्पनिक खींचेंगे हम, उनकी कल्पना ही तो करेंगे। ये तो डायरेक्शन बता रही है, बस कल्पना हम करेंगे कि ये इस साइड में जा रही है, तो काल्पनिक रेखाएं होंगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करने वाली काल्पनिक रेखाएं ही क्या कहलाती हैं? विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब विद्युत बल रेखाओं के गुण बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि विद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए। ठीक है, तो एक तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, नंबर 1, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वे विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। ठीक है, और इनकी जो दिशाएं हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए अलग होगी, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए अलग होगी। कैसे देखें? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मींस धनात्मक बिंदु आवेश। कोई धनात्मक बिंदु आवेश लिया, बिंदु आवेश मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, वह आवेश जिसका आकार बहुत छोटा होता है उसे बिंदु आवेश कहते हैं। तो ये धनात्मक बिंदु आवेश लिया और इसके पास आप कोई परीक्षण आवेश लाए Q0। ठीक है, तो जब हम इसके पास धनात्मक बिंदु आवेश के पास किसी धन परीक्षण आवेश को लाते हैं, परीक्षण आवेश जिस पर हम अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो परीक्षण आवेश है। तो जब हम धन बिंदु आवेश के पास धन परीक्षण आवेश को लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये इसको प्रतिकर्षित करता है, ऐसे प्रतिकर्षित करेगा इसको। ठीक है, मींस इस पर प्रतिकर्षण बल लगाया जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रतिकर्षण बल है इसकी दिशा को अगर हम देखें तो हमें ज्ञात होगा कि जो प्रतिकर्षण बल है वो बाहर की ओर लगा है, बाहर की ओर, त्रिज्य पृष्ठ पर बाहर की ओर लगता है, रेडियली आउटवार्ड बोलते हैं इसको, त्रिज्य पृष्ठ पर बाहर की ओर लगेगा ऐसे। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो जो अगर हम किसी धन बिंदु आवेश के पास किसी धन परीक्षण आवेश को लाएं तो हम देखेंगे कि धन परीक्षण आवेश को धन बिंदु आवेश जो है प्रतिकर्षित करेगा बाहर की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके कारण, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण, धनात्मक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी बाहर की ओर ही होगा। ऐसे देखिए, इस टाइप से होगा, बाहर की ओर। क्यों होगा? क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही होगी जो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होगी। मींस E वेक्टर बराबर होगा F वेक्टर, अर्थात विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर बल जिस दिशा में लगेगा, F माने बल, वेक्टर माने दिशा, विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर बल जिस दिशा में लगेगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बराबर होगी। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं इसमें बल कैसे लग रहा है? रेडियली आउटवार्ड लग रहा है। ठीक है, त्रिज्य बाहर की ओर, तो जो बाहर की ओर लग रहा है तो इसलिए जो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा इस धन बिंदु आवेश से वो भी
बाहर की ओर होगा ऐसे। ये देखिए इस टाइप से चारों ओर इसके ये बल रेखाएं होंगी। ये धन बिंदु आवेश की विद्युत बल रेखाएं होंगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं। ये बता रही हैं कि जो धन बिंदु आवेश होता है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा उस बिंदु आवेश से पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर चलती है। पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर चलती है, ठीक है, बाहर की ओर। अगर ये पृष्ठ के लंबवत का मीन्स ये होता है जैसे ये पृष्ठ इस पे खींच रहे हैं तो ये लंबवत चलेंगे ऐसे, लंबवत बाहर की ओर, इस पृष्ठ से लंबवत। जैसे ये पृष्ठ है तो इसके लंबवत ये हो गया, तो इसके लंबवत बाहर की ओर उत्पन्न होगी, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं ये धन बिंदु आवेश। अगर हम कोई ऋण बिंदु आवेश लें, ये देखिए, और ठीक उसी प्रकार इसके पास कोई परीक्षण आवेश लाएं Q0, ठीक, तो अब क्या करेगा, इसे अपनी ओर खींचेगा ऐसे, इस पर आकर्षण बल लगाएगा। ये देखिए कौन सा बल लगा रहा है बच्चों, इस पर आकर्षण बल लगा रहा है, इसे अपनी ओर खींच रहा है। तो इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हुई वो ऋण आवेश की ओर होंगी ऐसे। ये देखिए, ठीक है, तो इसका मीन्स ये हुआ अगर कोई अकेला ऋण बिंदु आवेश है तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अनंत से ऋण आवेश की ओर होता है, ठीक है। अगर कोई अकेला ऋण बिंदु आवेश है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो अनंत से उस ऋण बिंदु आवेश की ओर होगा, ठीक है, अनंत से उस ऋण बिंदु आवेश की ओर होगा, ठीक है। तो आप दो प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, दो गुण समझ चुके हैं। तीसरा गुण देखिए, अगर हम किसी धन बिंदु आवेश के पास, ये धन बिंदु आवेश है +q, इसके पास ऋण बिंदु आवेश ले आए -q, तो क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं धन से निकलती हैं और ऋण की ओर जाती हैं ऐसे। ये देखिए, धन से निकली ऋण की ओर जाती है। ओके, इधर ये इस टाइप से कर्व सरफेस के रूप में, वक्रीय पृष्ठ के रूप में बाहर की ओर चले, यहां पर ये अंदर की ओर आता है। ये देखिए, तो आपने देखा 3 मैंने गुण बताए विद्युत बल रेखाओं के। पहला गुण, अगर कोई धन बिंदु आवेश है तो उसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। दूसरा, अगर कोई ऋण बिंदु आवेश है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा अनंत से उस ऋण बिंदु आवेश की ओर होगी। तीसरा, अगर किसी धन बिंदु आवेश के पास कोई ऋण बिंदु आवेश रखा है, धन बिंदु आवेश के पास ऋण बिंदु आवेश रखा है तो विद्युत बल रेखाएं धन बिंदु आवेश से निकलकर ऋण बिंदु आवेश की ओर चलेंगी, धन बिंदु आवेश से निकलकर ऋण बिंदु आवेश की ओर चलेंगी, ठीक है, यहां से निकली इधर की ओर। तो ये विद्युत बल रेखाओं की 3 विशेषताएं मैं बता चुका हूं आपके, आप समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ये अगर आप उतारना चाहते हैं तो रब पे कर लो, क्योंकि वैसे मैं PDF आपको दे चुका हूं, पूरे चैप्टर के नोट्स जो मैं बोल रहा हूं वे आपको लिखे हुए मिलेंगे। वीडियो नंबर 1 में भी, वीडियो नंबर 2 में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरे चैप्टर की नोट्स डाल दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लें उन्हें, और ये सब जो मैं बोला है ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। आप अपनी लैंग्वेज में बनाने का प्रयास करें पहले तो, और फिर अगर कहीं पर अटकते हैं तो फिर उन नोट्स को भी हेल्प, ठीक है। अब देखिए 3 विशेषताएं हो चुकी हैं, चौथी विशेषता देखिए बच्चों, अगर कोई भी विद्युत बल रेखा ले, जैसे ये एक विद्युत बल रेखा है, तो इसके किसी भी बिंदु पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये देखिए, तो ये जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। किसी भी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, किसी भी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है, तीव्रता की दिशा को बताती है, ठीक है। अगेन रिवाइज, किसी भी विद्युत बल रेखा के, ये जो विद्युत बल रेखा है किसी भी बल रेखा ले लो, किसी भी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, कहीं पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, कोई सा भी बिंदु, एनी पॉइंट, किसी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, दिशा मींस वेक्टर लगा दो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई।
पांचवी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवी प्रॉपर्टी कि कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, देखिए ऐसे आपने जितनी भी अभी पॉजिटिव चार्ज की खींची, नेगेटिव चार्ज की, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव लाई, कहीं पर भी आपने देखा होगा कि दो विद्युत बल रेखाएं ऐसे कहीं देखने को नहीं मिली। मतलब कहीं पर भी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर वे काटेंगी तो जहां पर काटेंगी कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। ये देखिए, कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। ये देखिए, दो दिशाएं होंगी। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, तो इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये विद्युत बल रेखाओं की 5 विशेषताएं बता दी हैं। वैसे एग्जाम में 4 पूछी जाती हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए। देखिए बच्चों, अगर कहीं पे विद्युत बल रेखाएं आपको इस टाइप से मिलेगी, ये देखिए, ये कैसी हैं? सारी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और सारी बल रेखाओं के बीच की दूरी भी समान है। यदि सारी बल रेखाओं के बीच की दूरी भी समान हो और वे एक दूसरे के समांतर हो, तो वे जो बल रेखाएं होती हैं वे एक समान विद्युत क्षेत्र को बताती हैं। किसको बताती हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ में आया? यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, समान दूरी पर हैं, तो वे विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, तो वे बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, 6 हो गई। लो जी, एक और समझ लो, ये इंपॉर्टेंट, मैं मेनली जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सब बता रहा हूं आपसे। आपने देखा था कि जैसे हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के नियर पास, धन बिंदु आवेश के पास एक ऋण बिंदु आवेश लाए तो बल रेखाएं ऐसे चली थी। देखो अभी मैंने समझाई थी, ये देखो, इसमें आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हैं, देखो यहां पर आए तो इनके बीच का गैप ये है, ये गैप है इनके बीच का। ऊपर चलो, गैप थोड़ा बढ़ गया है। ओके, ऐसे ही नीचे देखो, यहां पे ये गैप है, फिर नीचे आए और गैप बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि यहां तो जब इन आवेशों के पास विद्युत बल क्षेत्र जो होता है यहाँ परबल होता है, परबल, और जैसे ही दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र कैसा हो जाता है? दुर्बल, दुर्बल होता जाता है। मींस बल रेखाएं दूर होती जाती हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र यहाँ पर दुर्बल होता जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया बच्चों? तो ये विद्युत बल रेखाएं और उनकी विशेषताएं हो गई। मैं समझता हूँ आपके क्लियर हो गया होगा टॉपिक, और आप इसको हमारे नोट्सों के माध्यम से, जो हमने पीडीएफ में दिए हैं उनके माध्यम से बार बार पढ़ें। ठीक है, और अपने नोट्स अच्छी प्रकार करें। अगला टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव। क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव? वैद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, द्वि माने दो, ध्रुव, दो ध्रुव वाला समायोजन, ऐसा समायोजन जिसमें द्विध्रुव हो, दो ध्रुव हो, उस समायोजन को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। वह समायोजन जिसमें दो ध्रुव होते हैं, और ये जो दोनों ध्रुव होते हैं ये दोनों समान आवेशों से मिलकर बनते हैं। समान आवेश देखो ऐसे, दोनों क्यों क्यों समान आवेशों से मिलकर बनते हैं, तथा इन आवेशों की प्रकृति विपरीत होती है। विपरीत प्रकृति, एक प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, तो वह समायोजन जो दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बनता है, वह समायोजन जो दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बनता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है वह समायोजन जो दो बराबर, देखिए ये भी क्यों, ये भी क्यों, दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति मींस एक प्लस और दूसरा माइनस से मिलकर बनता है, तथा ये दोनों आवेश एक
अल्प दूरी पर होते हैं। अल्प दूरी मीन्स इनके बीच की दूरी जो होती है बहुत कम होती है, छोटी होती है, परमाणविक दूरी होती है। आपको पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर में बताया था कि जो परमाणविक दूरी होती है वो एंगस्ट्रॉम की कोटि में होती है, 10⁻⁻10 मीटर की कोटि में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ 10⁻⁻10 मीटर की कोटि में होती है परमाणविक दूरी। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो धन बिंदु आवेश और ये जो ऋण बिंदु आवेश है इस विद्युत द्विध्रुव में, इनके बीच की दूरी भी इस कोटि की होती है। कोटि का मीन्स इसके साथ नंबर कुछ भी आ सकता है, 2 3 4 घात ये आएगी। तो अब घात देखो 10 की घात -10, -10 का मतलब ये हो गया, अगर इसको आप अंकों में पॉइंटों की हेल्प से लिखे तो 0.0000000 से 9 बार 0 लग के फिर अंक आएगा 1। ठीक है, तो इट मीन्स ये बहुत छोटा नंबर है, मीन्स इसके जो दूरी है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, फिर आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्यों बनाया, अगर मैं इतना बड़ा ना बनाता तो आपके समझ में नहीं आता। ठीक है, बट फिर भी आप ध्यान रखें कि इसमें जो डाइपोल में बनाया भले इतना बड़ा है पर इनके बीच जो दूरी है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, परमाणविक दूरी होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव को अब आप डिफाइन करेंगे अपनी लैंग्वेज में, वह समायोजन जो दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बनता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वह समायोजन जो दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बनता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव में दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं और ये अगला टॉपिक है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? जो विद्युत द्विध्रुव की शक्ति को बताता है कि विद्युत द्विध्रुव किस स्थिति में कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस बात को बताता है, उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी शक्ति को बताएगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को निकालने का तरीका ये है, अगर इसको आप इसका मान निकालना चाहते हैं कि इस द्विध्रुव के कारण कितना आघूर्ण उत्पन्न होगा, तो ये निकालने के लिए P होता है वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश, ये लो जी एक आवेश, और उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितनी है बच्चों? 12 का गुणनफल उस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अगेन डिवाइड, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश ये लो जी, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या चमक रही है आपको? 12 का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में स्थित किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मींस P होता है Q गुना 12। मात्रक क्या बन जाएगा इसका? मात्रक देखिए, मात्रक यहीं से बन जाएगा Q का गुलाम, ये हो गया 12 का मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। राशि कैसी होती है बच्चों? ये राशि होती है सदिश राशि, सदिश राशि होती है, मतलब अगर आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल रहे हैं तो उसको दिशा के साथ लिखा जाता है, सदिश राशि होती है। और इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या बताई थी अभी? धन बिंदु आवेश से ऋण बिंदु आवेश की ओर। अगर धन आवेश के पास ऋण आवेश रखा है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो उससे उल्टी होती है। इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऐसे ये ऋण बिंदु आवेश से धन बिंदु आवेश की ओर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण बिंदु आवेश से धन बिंदु आवेश की ओर होती है, -Q से +Q की ओर। ठीक है, तो ये मात्रक कूलाम मीटर है, इसका राशि सदिश राशि है। और इसकी विमा निकालनी चाहते हैं आप, विमा निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, इसका सूत्र होता है P Q × 12, ये इसका फॉर्मूला है। अब विमा निकालने का तरीका ये है बच्चों, P Q आवेश होता है, आवेश होता है धारा गुना समय। पिछले लेक्चर में भी समझाया था, धारा एम्पियर A, समय T। तो विमा देखो क्या बन गई इसकी? Q की हो गई AT, ये Q की विमा, और 12 की क्या हो जाएगी? L, तो ये विमा आ जाएगी बच्चों इसकी LTA। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। वैद्युत द्विध्रुव के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? वैद्युत द्विध्रुव जो अभी पढ़ाया था उसके उदाहरण एग्जांपल।
देखिए जैसे H2O का अणु है, ठीक है, पानी का अणु H2O, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु है HCl का अणु, ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल का जो अणु है एक्सेट्रा, ये सब जो है वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। कैसे पता चल रहा है ये वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है? क्योंकि जब हम H2O को उसके आयनों में तोड़ते हैं तो ये देखिए ऐसे बनता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें देखिए H पे कितना चार्ज है? एक धनावेश है। OH पे कितना चार्ज है? एक ऋणावेश है। H पे एक धनावेश है, OH पे एक ऋणावेश है। तो ये इस टाइप से एक डाइपोल बना सकता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्योंकि H पे एक पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव है। तो ये जो है आप देख रहे हैं ये किसकी तरह क्या करती है? इसकी तरह क्या करती है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इस पे जितना पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है इस पर, एक प्लस ई कह दो, एक ई है इस पे, और इस पे एक नेगेटिव है, -1 ई है। तो आप देखते हैं दोनों पे सेम चार्ज है ई, बट एक पर पॉजिटिव है और दूसरे पर नेगेटिव है, एक पर प्लस है और दूसरे पे माइनस है। तो ये जो है एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव ये हो गया। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना भी आपने सीख लिया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ज्ञात करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन है एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर के ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बच्चों आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने मित्रों से कहें कि वे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अगला टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।